हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी बुक जो कि है हमारी आईटी का पार्ट ए, जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 402। इसके साथ हम वापस आ गए हैं अपने नए वीडियो को लेकर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने अपनी यूनिट 4 कंप्लीट नहीं की है। यूनिट 4 का हमारा पहला सेशन कंप्लीट हो चुका है हमारे लास्ट वीडियो में। तो बच्चों, आप सभी से उम्मीद है कि आपको ये सारे वीडियोस जो हम अपनी आईटी के ऊपर बना रहे हैं आपको समझ आ रहे होंगे और आप इनको शेयर भी कर रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 का सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 3 और सेशन नंबर 4 हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले सेशन में हमने क्या सीखा था उसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं। तो बच्चों, हमने पहले सेशन में सीखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी, मतलब जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, कि उसका मतलब जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, उसका और सोसाइटी का कितना अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, कि किसी जगह पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो उसके थ्रू आप कितनी अच्छे से लोगों के लिए हेल्प कर पा रहे हो, है ना, कि लोगों की नीड्स को कितने अच्छे से आप फुलफिल कर पा रहे हो, जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हो, है ना। और जिस सोसाइटी में या जिस एरिया में आपने वो बिजनेस को स्टार्ट किया है उसका लोगों को कितनी ज़्यादा नीड है। तो ये सब सीखा था हमने अपने पहले सेशन में। और आज जो हम सीखने वाले हैं जो कि है हमारा सेशन नंबर 2, वो है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेशन नंबर 3 होगा वो होगा मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब कि कुछ गलत धारणाएं बना लेते हैं लोग अपने मन में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने से पहले जो लोगों के मन में कुछ गलत भावनाएं या गलत मिथ बन जाते हैं, उनको वो मिथ क्या होते हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जाता है। ठीक है, और हमारा सेशन नंबर 4 होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। मतलब कि अगर आप मतलब आप अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप कितने अच्छे से आपको सपोर्ट कर सकती है कि वो आपका एक बेस्ट करियर ऑप्शन बन सके। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन नंबर 2 पे पहुंचते हैं हम, कि क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। मतलब कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। ठीक है सॉरी, देखिए यहाँ पे एक पर्सन ये है और सेकंड पर्सन ये है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। देखते क्या बातें हो रही हैं। यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड टेक बिजनेस डिसीजन। मतलब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, है ना। क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जो भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भले वो बिजनेस आपका छोटा सा ही क्यों ना हो, पर जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसको लेकर आप फुल कॉन्फिडेंट रहो और उस बिजनेस को लेकर आप किसी भी तरह का डिसीजन लेने से बिल्कुल भी ना घबराएं, है ना। मान लीजिए आपने छोटी सी चाय की दुकान ही खोली है, चाय की दुकान खोली है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा बिजनेस है और इसी को मुझे आगे बढ़ाना है। चाहे उसमें थोड़ा डाउनफॉल आए तो भी आपको उसको फेस करना है, और थोड़ा सा वो ग्रो करे तो भी आप उसको और ज़्यादा सपोर्ट करके उसको और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहला, आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरा, आप किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एबल होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओ, दैट आइडिया डिड नॉट वर्क बट इट इज़ ओके, कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़। तो क्या हुआ बच्चों, चलो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपने सोचा कि चलो इसमें कुछ नया सा क्रिएटिविटी की जाए, है ना। जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसमें कुछ नई क्रिएटिविटी की जाए, बट हुआ क्या कि वो जो आपने क्रिएटिविटी उसमें डाली वो अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाई, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हो पाया तो उसको आप वहीं पे ड्रॉप आउट कर दो। आपको क्या करना है, और नए अपने आप को एनकरेज करते
हुए चलना है कि ठीक है, अगर ये आइडिया मेरा काम नहीं किया तो चलो कोई और ट्राई करते हैं, है ना। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए एबिलिटी होना चाहिए। अगर कुछ डाउन हो रहा है, कुछ डाउनफॉल आ रहा है, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद को इनकरेज कर सके, है ना, आगे आने वाले सक्सेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे हैं। रनिंग बाय बिजनेस इज डिफिकल्ट बट आई एम पेशेंट बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून, है ना। अगर क्या हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही है ना, या फिर आपका जो भी आप सेल कर रहे हो उसकी सेल ज़्यादा नहीं हो रही है, तो आपको क्या रखना है, आपको अपने अंदर पेशेंट बना के रखना है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। अभी बिजनेस मेरा डाउन है तो क्या हुआ, अगर मैं इसमें और अपना एफर्ट डालूंगा तो ये एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा। तो अपने अंदर आपको पेशेंस बना के चलना है, जो भी बिजनेस, जो भी पर्टिकुलर बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई हैड अ क्रिएटिव एंड डिफरेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट इज़ वाई आई एम सक्सेसफुल। तो जो भी आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं उसके अंदर आप क्रिएटिविटी करते रहिए, है ना, और कुछ उसके अंदर कुछ नया नया ऐड करते रहिए, है ना। और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यही चीज़ें आपको क्या बनाएगी, दूसरों से अलग बनाएगी और मार्केट में आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पे स्थापित करेगी, है ना। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या क्या सीखा कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला है कि वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, है ना, वो किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए एबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्राइंग न्यू थिंग्स, मतलब उसके अंदर नई चीज़ों को सीखने की इच्छा रहे, है ना, नए नए आइडियाज़ उसके माइंड में आते रहे। एक चीज़ ये होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसके अंदर किसी भी चीज़ के लिए पेशेंट हो, जो बिजनेस वो कर रहा है उसके लिए उसके मन में पेशेंट हो कि वो बिजनेस को आगे ग्रो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिव हो, है ना, नए अपने बिजनेस में नई नई चीज़ों को ऐड करते जाए ताकि बिजनेस और अच्छा ग्रो करे, चाहे वो मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे लोगों को एडवर्टाइज करके अपनी शॉप पर अट्रैक्ट करने के लिए हो, है ना। नए नए आइडियाज़ उसके माइंड में आना चाहिए ताकि उसका जो बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 2 ही तो चल रहा है हमारा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि द स्टोरी ऑफ जफ़र। तो यहाँ पर एक जफ़र नाम का पर्सन है, उसकी स्टोरी के थ्रू आपको कुछ सिखाया जाएगा। तो देखते हैं इस जफ़र की स्टोरी से आप क्या सीखते हैं। Oops, I made a mistake, but it was my decision, so I take responsibility for it. I will work to make it better. मतलब यहाँ पे भी आपको क्या बताया जाएगा, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ बताई जाएगी, है ना। किसकी क्वालिटी बताएगी, मतलब एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ बताई जाएगी जफ़र की स्टोरी के थ्रू। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जफ़र बोलता है कि ओ मुझसे तो एक गलती हो गई है ना, पर क्या हुआ, जो भी गलती हुई वो मेरी खुद की है, क्योंकि वो जो डिसीजन था वो मेरा ही था, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, मेरी हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आपको बताया जाएगा कि एक क्वालिटीज़ ये भी होनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबल बने, है ना। आपने कोई डिसीजन लिया है तो अगर वो सक्सेस होता है तो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहेंगे, अगर वो फेल होता है तो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। तो जिस तरह का भी डाउनफॉल या अप चले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आगे में आप उसको सुधार करके और अच्छा सा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आई टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अबाउट वेदर दे आर गुड और बैड फॉर माई बिजनेस, है ना। तो जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसके लिए अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो वो डिसीजन आपको खुद लेना है ना। आपने सोचा कि चलो मेरी ये शॉप है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होएं। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने सोचा कि हाँ चलो शॉप को थोड़ा सा और डेकोरेट किया जाए ताकि मोर कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो आपने ये सोचा और आपने सोचा उसके बाद क्या करो, आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दो, चाहे तो वो आपके लिए गुड हो या बैड हो, है ना। आपको वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वालिटी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए आपको। और दूसरा क्या है, डिसीजन आफ्टर थिंकिंग, मतलब आप जो भी सोच रहे हो उसके लिए आपको डिसीजन लेते आना चाहिए, चाहे तो वो आपकी बिजनेस के लिए सही हो या गलत हो। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। आई एम वर्किंग सो मेनी आवर्स संडे ऑल्सो बट आई वर्क हार्ड बिकॉज इट इज़ गुड फॉर माई कंपनी। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, है ना, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं संडे को भी काम कर रहा हूँ, बट मेरा हार्ड वर्क क्या है, मेरी कंपनी के लिए अच्छा है, तो वो अच्छी बात है ना। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपको मतलब एक गुड एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। अगर वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसकी कंपनी में उतना ही ज़्यादा उसको क्या दिखेगी, इम्प्रूवमेंट दिखेगी, है ना। जितना ज़्यादा वो काम करेगा कंपनी की क्वालिटी, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और कंपनी को क्या होगा, इससे प्रॉफिट होगा, है ना। तो एक क्वालिटी ये हो गई कि उसको क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आगे चलते हैं। समटाइम्स आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स बट आई डू नॉट गिव अप, आई स्टे पॉजिटिव बिकॉज एवरीथिंग विल बी फाइन। मतलब कभी क्या होगा, जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम में भी आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, अपने आप को एंकरेज करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि ठीक है, अगर जो भी हुआ है, बुरा हुआ है या मेरी कंपनी को कुछ लॉस हुआ है तो ठीक है, आगे जाके ये जो लॉस हुआ है ये मैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो हमेशा अपना एटीट्यूड आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। और जो भी आप कर रहे हो चाहे उसमें आप फेल हो, पर आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है ना। इसके लिए आपको खुद को ही मोटिवेट करना है, खुद को ही इनकरेज करते हुए चलना है कि ठीक है मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने जफ़र की स्टोरी से क्या क्या सीखा कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, है ना, डिसीजन लेते आना चाहिए उसको, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और डू नॉट गिव अप, मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए वो गिव अप ना करे। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पर दिए गए बच्चों फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, मतलब एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए क्या है, पहला मेकिंग डिसीजन, मैनेज द बिजनेस, डिवाइड इनकम, है ना, टेकिंग रिस्क, क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, है ना। चलिए एक एक करके समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या हुआ। एन एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजन एवरी डे, मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर होगा वो अपना डिसीजन लेगा डेली, है ना, कि भले वो छोटा सा स्टेप क्यों ना हो, कि चलो आज हमने अपनी कंपनी में कि बलून्स लगा दिए हैं ताकि वो बहुत सारे, कि जैसा कि आज क्या हुआ, सोचा कि आज रिपब्लिक डे है, इसके लिए क्या करते हैं हम अपनी कंपनी को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं और कुछ डिस्काउंट लगा देते हैं। इससे क्या होगा, आपने सोचा कि हाँ चलो हम 5% का डिस्काउंट दे देते हैं अपनी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट पे। इससे क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, आपने सोचा है कि आपको डिस्काउंट देना है, तो ये डिसीजन किसका होगा, आपका होगा। तो ये क्या है, मेकिंग डिसीजन, मतलब आपके अंदर डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। दिस इंक्लूड व्हाट टू प्रोड्यूस और सेल, हाउ मच एंड वेयर टू सेल, मतलब आपके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने डिसीजन लिया है तो किसी फंक्शन या किसी ओकेजन को सोच कर लिया है कि हाँ इस टाइम मुझे ये ऑफ लगाना चाहिए, ताकि भाई सीज़न चल रहा है या दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो अगर मेरा शॉपिंग मॉल है और मैंने 10% का डिस्काउंट लगाया है तो कितने कस्टमर इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या हुआ, एक गुड डिसीजन हुआ, ताकि आपने सोचा है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस समय डिस्काउंट किया जाएगा तो ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और आपकी सेल भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या हुआ बच्चों, एक गुड डिसीजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैनेजिंग द बिजनेस, कि आप बिजनेस को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हीज और हर बिजनेस, मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने बिजनेस के लिए पहले से प्लान करके रखता है, वो पहले से सोच के रखता है कि आने वाला समय में किस चीज़ की ज़्यादा बूम होने वाली है या कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्च किया जाना चाहिए, तो उसको वो पहले से मैनेज करते हुए चलता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है मेरे बिजनेस का। She arrange for raw material, hires people for work and tells everyone what to do. They also check it plans is being forward. मतलब हुआ क्या कि जैसे कि अभी आपको पता चला कि मार्केट में जैसे कि अभी क्या हुआ भाई, कोविड-19 चला है ना, तो कोविड-19 क्या हुआ, तो इसमें सबसे ज़्यादा सेल किसकी हो रही थी, मास्क और सैनिटाइजर्स की, है ना। तो क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, पहले से मास्क और सैनिटाइज़र का बल्क में स्टॉक बना के रख लिया, क्योंकि उनको पता है कि आगे भी ये अभी कंटिन्यू चलने वाला है और लोगों को इसकी ज़रूरत होगी। तो ये क्या हो गया, एक तरह से लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया है ना, कि भाई अभी भी आगे भी मास्क और सैनिटाइजर्स की सेल होने वाली है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसको पहले से उसका
पूरा रॉ मटेरियल को मैनेज करके रख रहे हैं, है ना, और हमेशा अपनी जो प्लान्स बना रहे हैं उसको रेगुलर चेक कर रहे हैं, नए नए पीपल्स हायर कर रहे हैं कि भाई मुझे ज़्यादा मटेरियल बनाना है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, मैनेजिंग द बिजनेस। वो क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, नई हायरिंग कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये मेरा प्लान है और आपको इस तरह से काम करना है। तो ये क्या हुआ, मैनेज द बिजनेस। नेक्स्ट है डिवाइड इनकम, मतलब आप जो इनकम हो रही है आपको वो किस तरह से डिवाइड कर रहे हो। देखिए, द एंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो उनकी जो इनकम होती है वो उसको बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड करके रखते हैं। कैसे, ही शी स्पेंड मनी टू बाय मटेरियल, पेज रेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड सैलरीज टू पीपल। तो जो इनकम हो रही है उसको हर देखिए, अब जो आप कंपनी है आपकी, इसमें बहुत सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो इनकम होगी वो हर जगह बटेगी। क्या, किस किस में बटेगी, कि जो आपने पीपल्स हायर करके रखे उनकी सैलरीज में जाएगी, जिस बिल्डिंग में आपकी कंपनी चल रही है उसका रेंट जाएगा, है ना, जो कंपनी में आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज है उसका बिल जाएगा। तो ये क्या होगा, डिवाइडेशन होगा आपके इनकम का, है ना, कि कहाँ कहाँ पे आपको कितना कितना उसको अर्न किया है और उसको कहाँ कहाँ पे उसको यूज होगा वो आपका मनी जो आपने अर्न किया है। नेक्स्ट है टेकिंग रिस्क। रिस्क इज द चांस ऑफ समथिंग गिविंग रॉन्ग, मतलब रिस्क का मतलब ये होता है कि आपने रिस्क लिया है ना, कि मान लो मैंने शेयर मार्केट में 10,000 रुपये लगा दिए हैं, तो ये क्या है, एक तरह का रिस्क है। चाहे तो वो 10,000 के 1 लाख भी बन सकते हो, और या तो फिर वो मेरा जो 10,000 मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो टोटल ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये क्या है, एक तरह का रिस्क है। और मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, एन एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क अगेंस्ट फायर्स, लॉस्ट आइटम्स एंड थेफ्ट। तो मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने से के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रिस्क कैसा हो सकता है, कभी आपकी कंपनी में आग लग सकती है, कुछ सामान चोरी हो सकता है, तो ये सब क्या है, रिस्क के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क ले के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके, चलिए आगे आते हैं। क्रिएट अ न्यू मेथड क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, मतलब हमेशा जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको क्या रहना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए, प्रोडक्टिव रहना चाहिए अपने प्रोडक्ट के थ्रू, है ना। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स, मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कुछ भी जो वर्क कर रहे हैं उसमें नई चीज़ों को एड ऑन कर सके, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं उसमें नई नई क्रिएटिविटी ला सके। ही शी डज दिस टू इंक्रीज देयर इम्पोर्टेंस और इनकम, मतलब उससे क्या होगा कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और मार्केट में आपका एक अलग से इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ओके, तो बच्चों ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। आई होप आपने ये सारे जो हमने 5 फंक्शंस बताए वो अच्छे से समझ लिए होंगे। कौन कौन से थे, एक और बार रिवाइज करा देते हैं आपको। मेकिंग डिसीजन, मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइड इनकम, टेकिंग रिस्क, क्रिएट अ न्यू आइडिया और प्रोडक्ट, ये सारे क्या पार्ट हो गए, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेशन 3। सेशन 3 में आएगा मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप हम करते हैं उसके लिए लोगों के मन में क्या एक अलग अलग तरह की धारणा बन जाती है कि वो उन चीज़ों के बारे में गलत सोच बना लेते हैं। तो वो जो सोच बना लेते हैं, जो मिथ बना लेते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, वी नो दैट एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल अराउंड अस, मतलब हमारे चारों ओर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा चलती ही रहती है। बट इवन नाउ हाउ मैनी ऑफ अस वॉन्ट टू बी एंटरप्रेन्योर अवर सेल्फ, बट क्या बच्चों आप में से कोई ये सोचता है कभी कि मैं आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनूंगा, है ना। क्या आपके मन में ये सारी फीलिंग्स आती है कि हाँ मैं भी कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूंगा। क्या आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो आपकी सोसाइटी में या देश के लिए वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। तो ये सब क्या है बच्चों, एक एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है कि आपके अंदर एक इनकरेजमेंट होना चाहिए, आपके अंदर एक नई क्रिएटिविटी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आगे चलते हैं, वी कनेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप विद सम थॉट्स एंड ओपिनियन। तो जो भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो क्या है, किसी भी थॉट और किसी भी ओपिनियन से जुड़ा होता है ना, कि किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मैं इस एरिया में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, है ना। देखिए,
Some people think being an entrepreneur is easy and some people think it is difficult. तो कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही आसान है और कुछ लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. Some people may even think they are not meant to be entrepreneur. और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, हमें तो एंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं है, हम तो सिर्फ वेज एम्प्लॉयमेंट ही करना चाहते हैं, जो किसी के पास जाकर काम करेंगे और मंथली बेस पे अपना पेमेंट लेंगे, तो उसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना. A myth or misconception is a false belief or opinion about something. For example, if we think tell about run faster than short people, we have a misconception. It is not true. द ट्रू इज़ दैट शॉर्ट पीपल कैन ऑल्सो रन फास्ट. मतलब हमारे मन में क्या बन जाती है, किसी भी चीज़ को लेकर एक मिसकंसेप्शन बन जाता है या एक गलत भावना हम अपने मन में जोड़ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि टॉल पीपल, जो लंबे लोग होते हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकते हैं छोटे पीपल्स के, है ना. जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो तेज़ दौड़ सकते हैं और जिनकी हाइट कम होती है वो थोड़ा धीमा दौड़ते हैं. तो ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन है. जबकि सही बात ये है कि जितना तेज एक लंबा इंसान दौड़ सकता है उतना ही तेज एक छोटा इंसान या कम हाइट वाला भी दौड़ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिसकंसेप्शन को क्लियर किया. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. जो कि हमारा पहला मिसकंसेप्शन है या पहली अवधारणा या लोगों के मन में जो गलत धारणा बनी हुई है, पहला है ये कि द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल. तो पहली धारणा लोगों के मन में ये रहती है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक यूनिक और स्पेशल आइडिया होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो. जबकि ये गलत है. आपके पास जो भी आइडिया है, अगर आप उस आइडिया को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो उस पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको, है ना. देखिए, द बिजनेस mentioned in the activity above are common business that we see every day. मतलब जो common business है वो हम अपने चारों ओर तो देखते ही हैं, है ना. But each entrepreneur saw customers demand and bought a new idea into their business. पर जो entrepreneur होता है वो क्या करता है, वो उन्हीं common business में कुछ अपनी नई क्रिएटिविटी डाल देता है. और उस क्रिएटिविटी को डालता क्यों है, ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सके, नए लोग उसके अंदर अट्रैक्ट हो सके. ठीक है, a person can take an idea that is already there in the market and do something different with it. मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्पेशल आइडियाज होना ज़रूरी नहीं है ना. जो आपके चारों ओर कॉमन बिजनेस चल रहे हैं उसी बिजनेस में आप अपनी एक नई क्रिएटिविटी डाल दीजिए, कोई नया टच डाल दीजिए और मार्केट में लॉन्च कर दीजिए, है ना. लोगों को लगेगा नया पर काम तो है पुराना ही, है ना. तो बस क्या होना चाहिए, उसमें एक नया इफेक्ट आ जाना चाहिए, है ना. यही आपको लोगों से क्या बनाएगा, लोगों से आपको यूनिक और स्पेशल बनाएगा. अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है. गणेश इज एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्टेड अ कार रेंटल बिजनेस. मतलब गणेश कौन है, एक एंटरप्रेन्योर है जिसने कार को किराए से देने का बिजनेस स्टार्ट किया है. ही वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर कार रेंटल बिजनेस. तो उसने क्या किया है, उसने ये सोचा है कि वो कार बिजनेस, तो कार को रेंट से देने का बिजनेस उसने स्टार्ट किया है, पर वो उस बिजनेस में क्या किया, उसने अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाली है. सो ही थॉट ऑफ न्यू आइडिया ऑफ एडिंग लग्जरी कार्स लाइक मर्सिडीज एंड BMW टू दिस बिजनेस. तो उसने क्या नया आइडिया किया कि कार को रेंट से देना तो बहुत ही कॉमन बिजनेस है, तो उसने नया आइडिया ये डाला है उसमें कि उसने अपने बिजनेस में लग्जरी कारों को रेंट से देना स्टार्ट किया. अब लग्जरी कार कौन कौन सी आ गई इसमें, मर्सिडीज और BMW को भी उसने रेंट से देना स्टार्ट कर लिया. तो ये क्या हुआ, उसका एक नई क्रिएटिविटी ऐड कर दी उसने अपने बिजनेस में. आफ्टर 10 years ऑफ बीइंग इन द बिजनेस ही नाउ हैज़ अ 200 कार्स ऑफ विच 75 आर लग्जरी कार. तो 10 सालों के बाद कितनी ग्रोथ हुई उसकी, 10 सालों के पास उसके बिजनेस में उसकी खुद की 200 कार्स हो गई और उन 200 कार्स में से 75 कार्स उसकी लग्जरी कार्स है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, गणेश एक
एंटरप्रेन्योर हुआ, इसने भी कॉमन बिजनेस में सिर्फ अपनी एक नई क्रिएटिविटी डाल दी, जिससे उसका बिजनेस बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गया। और 10 सालों के बाद उसके पास 200 कार्स है, और 200 कार्स में से 75 कार्स उसकी लग्जरी है। तो ये यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया कि आपके पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आइडिया यूनिक और स्पेशल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा मिसकंसेप्शन देखते हैं, जो कि है The misconception we have is that a person needs a lot of money to start a business। दूसरी गलत धारणा लोगों के मन में ये है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको किस तरह से दूर किया जाएगा, इस गलत धारणा को। द मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, है ना। जो भी मतलब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी मनी आपको लग रहा है उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे कैपिटल। कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम मनी की ज़रूरत तो होती ही है ना। However, every business does not need a lot of capital to start। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कम अमाउंट की ज़रूरत होगी, उसमें कम कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन दी एक्टिविटी यू शुड हैव सीन दैट एवरी एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड विद अ डिफरेंट अमाउंट। तो ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि अलग अलग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग अमाउंट आपको लगेगा। अगर आप कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें कम अमाउंट लगेगा। अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और आपका आइडिया बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो उसमें आपको अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा, है ना। सम हैड अ लॉट ऑफ मनी एंड सम डिड नॉट बट दे आर सक्सेसफुल टुडे। बट हुआ क्या बच्चों कि कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी से उन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, और कुछ लोगों ने बहुत कम अमाउंट लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पर आज की कंडीशन में क्या है, ये सभी लोग सक्सेसफुल है क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ आइडिया था, और जो आइडिया था उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, इसीलिए ये लोग आज सक्सेसफुल है ना। डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी यू हैव और कैन बोरो, मतलब डिपेंड करता है कि कितना रुपया आपके पास है और कितना आप लोगों से उधार ले सकते हो अपना कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विथ दैट मच मनी, वंस यू मेक मोर मनी यू कैन पुट दैट इनटू योर बिजनेस टू मेक इट बिगर। तो मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपको उस पर अमाउंट लगाना है। और क्या कर सकते हैं इसमें आप, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जितने रुपए हैं आपके पास उतने रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा वैसे वो रुपए को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते जाओगे, और उसी बिजनेस से आप जो रुपए कमा रहे हो उसी को आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, तो ये बिजनेस आपका आगे जाके बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन क्लियर होता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मनी की आवश्यकता नहीं होती है, कम अमाउंट से भी आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है हमारा, अ मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मतलब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तभी आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। अगर आपका बिजनेस छोटा है और छोटे बिजनेस से आपने स्टार्टअप किया है तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाओगे। तो इस गलत धारणा को हम ऐसे दूर करेंगे। चलिए समझते हैं। Sheila is 35-year-old. She loved to drive. She worked hard for 5 years and bought a taxi for herself। मतलब यहाँ पे एक स्टोरी है शीला की जिसके थ्रू आपको बताया है कि किसी भी बिजनेस के लिए कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा तभी आप एंटरप्रेन्योर कहलाओगे, है ना। तो शीला की स्टोरी से यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन को दूर किया जाएगा। समझते हैं कि शीला की उम्र 35 ईयर है, उसको ड्राइव करना पसंद है।
ठीक है। और उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और खुद के लिए उसने एक कार खरीद ली, मतलब एक टैक्सी खरीद ली। शी वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर टैक्सी ड्राइवर्स इन द सिटी। तो वो चाहती है कि वो जो शहर में जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन लोगों से अलग बने। तो उन लोगों से अलग बनने के लिए उसके पास एक आइडिया होना चाहिए। तो उसने क्या किया, सी शैड हेलो टू हर कस्टमर। तो वो क्या करती है, उसके पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं टैक्सी में बैठने के लिए उनसे वो हेलो करती है ना। बाकी टैक्सी ड्राइवर्स ऐसा नहीं करते। उसने एक छोटा सा ऐड किया कि वो लोगों से क्या करती है, हेलो कहती है ना। शी वुड पुट दैट डेज न्यूज़पेपर इन द कार फॉर हर कस्टमर्स टू रीड। तो उसने क्या किया, अपनी टैक्सी के अंदर न्यूज़पेपर रखना स्टार्ट किया ताकि जो भी कस्टमर उसकी टैक्सी में बैठ रहे हैं वो उस न्यूज़पेपर को रीड कर सके। शी हैड अ स्मॉल टीवी वेयर कस्टमर कुड वॉच डिफरेंट चैनल। और उसने टैक्सी के अंदर एक छोटा सा टीवी भी रखा है जिसके थ्रू कस्टमर्स क्या करते हैं, डिफरेंट चैनल्स को देख सकते हैं टैक्सी के अंदर बैठे बैठे। शी ऑल्सो हैड अ बोर्ड विद द नंबर्स ऑफ द नियर बाय हॉस्पिटल्स एंड होटल। और उसने क्या किया, टैक्सी के अंदर ही एक छोटा सा बोर्ड लगा के रखा है जिसके अंदर उसने क्या किए हैं, हॉस्पिटल और होटल्स की लिस्ट लगा के रखी है। अपने आसपास के एरिया की होटल्स और हॉस्पिटल की लिस्ट लगा के रखी है ताकि जब भी किसी कस्टमर को इन हॉस्पिटल्स या होटल्स की नीड हो उस नंबर पे वो कॉल कर सके या उसकी इंफॉर्मेशन उनको टैक्सी के अंदर ही बैठे बैठे मिल जाए। बिकॉज ऑफ दिस कस्टमर वुड स्टैंड इन लाइन टू टेक अ राइड इन हर अमेजिंग राइड। तो इससे क्या हुआ, इस एक नए इनिशिएटिव से उसके पास कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है टैक्सी में बैठने के लिए। तो ये क्या था बच्चों, एक छोटा सा स्टार्टअप था एक छोटे से आइडिया के साथ, जिसने क्या किया, शीला को एक एंटरप्रेन्योर बना दिया और उसकी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है ना। उसने क्या किया, सबसे पहले लोगों से हेलो करना स्टार्ट किया, टैक्सी के अंदर न्यूज़पेपर रखे ताकि कस्टमर रीड कर सके, छोटा सा टीवी सेटअप किया ताकि जो कस्टमर बैठे टैक्सी में वो डिफरेंट चैनल्स को देख सके। उसने छोटा सा बोर्ड भी इंस्टॉल किया जहाँ पर क्या किया, आसपास के एरिया के हॉस्पिटल्स और होटल्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पे उसने रखी। तो इससे क्या हुआ, लोगों को उसके साथ टैक्सी में बैठने में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा, है ना। तो एक उसके पास एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया और वो सक्सेसफुल हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है हमारा, अ मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड। तो यहाँ पर वो ये समझते हैं कि जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। जबकि बिल्कुल ये गलत बात है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जन्म से एंटरप्रेन्योर नहीं होता, है ना। उसकी काबिलियत, उसकी एबिलिटी उसे एक एंटरप्रेन्योर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे, before we read on, ask yourself this is question. Do you think you can be an entrepreneur? Answer as yes or no. तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, हाँ या नहीं। ये खुद ही आपको डिसाइड करना है कि हाँ, अगर आप कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है क्या, आप किसी नया आइडिया आप सोच सकते हो, किसी पुराने बिजनेस में आप नया टच डाल सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने अंदर से करने हैं या खुद से करने हैं कि हाँ, क्या मैं इन सारी चीज़ों के लिए केपेबल हूँ या नहीं। समटाइम्स वी थिंक दैट ओनली सम पीपल हैव द टैलेंट फॉर डूइंग बिजनेस। हमेशा हम ये सोचते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास एक टैलेंट होता है जो एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। एंड एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु डज वॉट एवर इट टेक्स टू मेक द बिजनेस सक्सेसफुल। इन द अबोव एक्टिविटी यू डिड एवरीथिंग यू कुड डू टू सेल योर प्रोडक्ट, सो यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर। देखिए होता क्या है बच्चों, अगर लोग ये सोचते हैं कि किसी के पास, कुछ ही लोगों के पास ऐसा टैलेंट होता है जो एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो, जबकि एक एंटरप्रेन्योर पर्सन है ना, उसको क्या बनाता है, उसका सिर्फ एक आइडिया ही उसे सक्सेसफुल बनाता है ना। अगर आपके पास छोटा ही एक आइडिया है और आप उसको करना चाहते हो और पूरा हार्डवर्क उसमें लगाओगे तो आपको वो ज़रूर सक्सेसफुल बनाएगा, आपका वो आइडिया, है ना। कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, है ना। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है कि कोई भी प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल कर सकते हो तो ऑलरेडी आप एक एंटरप्रेन्योर हो ही। आपके पास एक पेन है
और आप उस पेन को 10 लोगों के पास सेल कर सकते हो, तो ऑलरेडी ये एक बिजनेस है ना। आप इस एक सिंपल से पेन को किस किस तरीके से किस किस इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के थ्रू बेच सकते हो, तो ये आपके अंदर की एबिलिटी है। अगर आप इस पेन को बेच सकते हो तो ऑलरेडी आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपके अंदर एबिलिटी है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ठीक है। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स विद अ वे ऑफ थिंकिंग, है ना। एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आपको अपनी थिंकिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए, अपनी सोच का दायरा आपको बढ़ाना चाहिए। यू मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव, और आपको ये सोचना चाहिए कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो, हर चीज़ पॉसिबल है एंड इट शैल बी अचीव्ड, और आप जो सोचते हो, आप जो करना चाहते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इट स्टार्ट विद द थिंकिंग ऑफ एन आइडिया दैट यू वांट टू वर्क ऑन मेकिंग इट डिफरेंट, तो मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास वो आइडिया होना चाहिए कि जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो उस बिजनेस में आप एक अपना नया टच दे सको या अपनी नई क्रिएटिविटी डाल सको और लोगों से वो बिजनेस आपको अलग बनाए, ठीक है। भले ही आप बहुत ही सिंपल सा बिजनेस कर रहे हो, बट वो बिजनेस आपको लोगों से अलग बनाए, किसके थ्रू, आपके आइडिया के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर जन्म से एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी, अपने आइडिया और अपनी थिंकिंग की वजह से ही वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 4 मिसकंसेप्शन वी ब्रोक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, तो बच्चों यहाँ पर ये जो 4 मिसकंसेप्शन थे ये हमने यहाँ पर तोड़े हैं। लोगों की अवधारणा या लोगों ने जो गलत नियम बना के रखे हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए, वो हमने यहाँ पर क्लियर करें कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से की जा सकती है। और अगर आपका वे सही है ना, जो रास्ता आपने चुना है, जिस पर आप चलना चाह रहे हो, जो भी आपके पास आइडिया है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, तो बिल्कुल आप उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि यही आपकी सोच और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा इन फ्यूचर, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर हमारा सेशन नंबर 4 है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन, है ना, कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को करियर ऑप्शन में कैसे यूज़ कर सकती हो, ठीक है। देखिए, इन दिस सेशन वी शैल थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ लाइफ चॉइस, तो इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर अपनी लाइफ में आप एंटरप्रेन्योरशिप को अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अ करियर इज़ अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ, मतलब करियर क्या है, वो लाइन है जिसमें कोई भी पर्सन पूरी लाइफ आगे चलता है ना। जैसे कि अगर किसी ने 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन किया है डॉक्टर से, MBBS से, तो ये करियर हो गया, ये लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। किसी ने चुना है इंजीनियरिंग, तो लाइफ टाइम ये उसके साथ रहेगा। अगर आपने चुना है एंटरप्रेन्योरशिप और ये भी आपके लाइफ के लास्ट टर्म तक रहने वाला है, तो क्या ये चुनना सही है या नहीं, ये खुद आपको डिसाइड करना है, ठीक है। देयर आर टू वेज अ पर्सन कैन अर्न लिविंग, मतलब यहाँ 2 तरीके हैं जिसके थ्रू पर्सन अर्न कर सकता है और अपनी लाइफ को जी सकता है। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों टर्म्स हमने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल इज़ अ वेज एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वेजेस पे वर्क कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, है ना। इफ़ द सेम डॉक्टर हैज़ देयर ओन क्लिनिक ही और शी इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। अगर डॉक्टर किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके किसी दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वेज एम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा, ठीक है। अगर वही डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल ले और वहाँ पर वर्क करे तो वो क्या कहलाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा, क्योंकि वो खुद के लिए वर्क कर रहा है ना। A self-employed person running a business to satisfy a need by trying a new ideas is an entrepreneur। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो अपना बिजनेस चलाते हैं किस तरह से, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए,
किससे के थ्रू? देखिए, कोई भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो अपना बिजनेस जो रन कराते हैं उसमें क्या होते हैं, सबसे पहले तो उनकी खुद की नीड सेटिस्फाई होती है ना, और जो नए नए आइडियाज़ उसमें वो ऐड करते जाते हैं, तो इसके थ्रू वो क्या बन जाते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, है ना। अ पर्सन वो बिकम एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ करियर प्रोसेस। तो जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो किसके थ्रू आगे बढ़ेगा, अपने इस करियर ऑप्शन के थ्रू या एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाते हुए वो अपनी लाइफ सर्कल को आगे बढ़ाएगा, है ना। मतलब होगा क्या यहाँ पे, पर्सन हु बिकम एन एंटरप्रेन्योर गोज थ्रू अ करियर प्रोसेस, है ना। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आगे बढ़ेगा। दिस इज अ प्रोसेस एज फॉलोज। तो मतलब एक एंटरप्रेन्योर की जो प्रोसेस होती है वो कैसे फॉलो करती है, सबसे पहले तो आपको बिजनेस में एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हो। उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि क्या आप उस बिजनेस में सरवाइव कर भी पा रहे हो या नहीं, और आप सरवाइव कर पा रहे हो तो आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है या डाउन हो रहा है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। देखिए, देखते हैं, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर इज अ स्टार्टिंग दे आर जस्ट एंटरिंग द मार्केट टू डू अ बिजनेस। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंटर करेगा उस मार्केट में जहाँ पर उसको वो बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, संजना इज स्टार्टिंग अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन अ लोकेलिटी। तो क्या हुआ, यहाँ पर संजना एक एंटरप्रेन्योर है जिसने क्या किया, एक ग्रोसरी का स्टोर स्टार्ट किया है एक लोकल एरिया में, है ना। तो ये यहाँ क्या हुआ, उसने अपना बिजनेस एंटर किया है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्वाइव। देयर आर मैनी एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट, द एंटरप्रेन्योर हैज अ रिमेन इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो क्या हुआ बच्चों, जिस मार्केट में आप उतर रहे हो तो वहाँ पर ये तो नहीं है कि सिर्फ जैसे कि संजना ने अपने ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया है मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ संजना का ही ग्रोसरी का स्टोर है, वहाँ पर संजना के जैसे मल्टीपल स्टोर्स हो सकते हैं। तो उसको क्या करना है, उन लोगों से भी कम्पीट करना है अपने स्टोर को, है ना। जो मार्केट में पहले से स्टोर इस्टेब्लिश्ड है, सक्सेसफुल है, उनसे संजना को क्या करना है, कम्पीट करना है और अपना बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी अदर ग्रोसरी स्टोर इन द एरिया। मतलब उस एरिया में पहले से ही बहुत सारी ग्रोसरी स्टोर हैं, येट संजना स्टोर सर्वाइव द कंपटीशन एंड डज वेल, शी ऑल्सो एक्सपैंड द स्टोर टू 2 more फ्लोर। तो मतलब जहाँ पे संजना ने स्टोर स्टार्ट किया है उसका स्टोर वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया और वो अच्छे से चला पा रही है, ठीक है, और कंपटीशन को अच्छे से वो फेस कर पा रही है। तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने उसी फ्लोर पे अपने 2 और स्टोर स्टार्ट कर दिए, मतलब कि यहाँ पर वो सरवाइव कर पा रही है। मतलब दूसरे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनको वो कंपटीशन दे पा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि संजना ने उस मार्केट में सरवाइव कर लिया है, ठीक है। Once the business is stable, an entrepreneur thinking about expanding in or her business। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपका बिजनेस वहाँ पर स्टेबल हो गया है तो आप ये नहीं कि जितना स्टेबल है बस वहीं तक है, उसको क्या करो, एक्सपैंड करने की कोशिश करो अपने बिजनेस को। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे, इसका मतलब ये होगा कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है। For example, after 5 years, Sanjana has opened a chain of 4 more grocery store in the same city. In the next 2 years, she plans to expand to or more other cities। तो हुआ क्या बच्चों, जैसा कि संजना ने अपना स्टोर स्टार्ट किया था और उसके बाद उसी फ्लोर पर उसने 2 और स्टोर्स स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। आगे क्या हुआ बच्चों कि 5 साल के बाद जो संजना है उसने क्या किया, अपने स्टोर्स की चेन बना ली, है ना। ये चेन का मतलब होता है कि आप एक सिटी में उसके मल्टीपल स्टोर्स खोल सकते हो उसी नाम से, ठीक है। इसके बाद क्या किया, संजना ने सोचा है कि आने वाले 2 सालों में वो अपने स्टोर्स की चेन जो है वो दूसरी सिटीज़ में भी फैलाना चाह रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका बिजनेस अब ग्रो कर रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि आपको एक मार्केट में एंटर करना है अपने बिजनेस के थ्रू, है ना। आपका बिजनेस एंटर हो गया मार्केट में, फिर क्या करना है, आपको उस मार्केट में सरवाइव करना है। अगर आप सरवाइव कर जाते हो तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो बच्चों ये क्या हुई, एक प्रोसेस हुई जिसके थ्रू एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये यूनिट 4 हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट
5 को लेकर। ओके, तो सब चलो बच्चों, इसी के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे हम कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। यहाँ पर आपको सभी तरह के नोट्स, पीडीएफ है ना, सारी क्लासेस के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लास 6 से क्लास 12 तक आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स और पीडीएफ इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। और बच्चों, यहाँ पर एक नया ई बुक का सेक्शन लॉन्च हुआ है, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट की मैथ, साइंस, कंप्यूटर, जीके, जीएस सभी के ई नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप मेरा कोड PREETI प्रीति 30 लगाओगे तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आपकी जो बुक की प्राइस है मैक्सिमम 20 to 30 रुपीज़ हो जाएगी किसी भी बुक की प्राइस। ओके, और बच्चों एक और बात आपको बता देते हैं कि अभी हमारा एक नया फीचर लॉन्च हुआ है इम्पॉर्टेंट MCQ का। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट के MCQ टेस्ट लगा सकते हो, और सभी बच्चों में अगर आपकी रैंक सबसे अच्छी आती है तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेशन का कोर्स दिया जाएगा एजुग्रोन की ओर से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ज़रूर अपीयर होइएगा बच्चों इस टेस्ट में, और अपनी रैंक भी हमें बताइएगा। ओके, और यहाँ पर बच्चों आपको रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इसीलिए बच्चों आप इस वेबसाइट को एक बार एक्सेस ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नए सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।